ये उस दौर की कहानी है कि आपने जब देखा होगा कि आतंक दोनों गुटों का, चाहे वो जवाहर यादव का हो या उदयभान करवरिया का हो, उनके पिताजी वशिष्ठ नारायण, उनके पिताजी, सबका एक लंबा इतिहास है, उस पर मैं आज चर्चा नहीं करूंगा। आप मुझे पहले ये बताइए, ये फैसला और ये छूट सिर्फ एक व्यक्ति का कैसे हो सकता है? 3 लोगों की हत्या हुई और उसमें 3 भाई दोषी पाए जाते हैं और सिर्फ एक भाई को छूट दे दी। ये कहां से एक ही भाई का आचरण जेल में अच्छा रहा 9 साल? धन्यवाद पुष्कर जी। आपको क्यों लगता है कि ये जो निर्णय, ये अंतिम निर्णय है, आगे नहीं हो पाएगा? आज एक भाई छोटा है, कल दोनों भाई छूटेंगे या बारी बारी से छूट जाएंगे? सवाल यह है कि सरकार को निर्णय लेना है। सरकार को अपने जो इस मामले के विभिन्न तथ्य हैं उनको ध्यान में रखना है। सरकार क्या निर्णय करेगी इसको हम आज तक कभी नहीं, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके पहले अगर आप याद कीजिए तो इसी सरकार ने इस मुकदमे, जो मुकदमे थे, इसी को वापस लेने का निर्णय लिया था, या न्यायालय में इसका विरोध हुआ तब इसकी सुनवाई होनी शुरू हुई। यह मामला अगर लंबा चला 1996 से लेकर के बहुत बाद तक जब इसका निर्णय हुआ, तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि जो प्रोसिक्यूशन है वही जिम्मेदार है। ये खुद लोग बार बार इस मामले की जांच को टलवाते रहे, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, सब हमेशा रिक्वेस्ट करते रहे। किसी की यह कोशिश कभी नहीं की गई कि इस मामले की जांच जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए और ये न्यायालय में इसकी सुनवाई हो जाए। इसलिए मामला बहुत लंबे समय तक चला। सरकार का ने जो निर्णय लिया है, मुझे लगता है कि ये डाउन द लाइन अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यह मानता हूं कि ये बहुत ही सनसनीखेज हत्याकांड था और उसको लेकर के लोगों में प्रतिक्रिया हुई थी। और दूसरा वजह मैं ये मानता हूं कि जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लग रहा है, यह और गंभीर होगा। इसको विपक्षी दल और तेजी से लोगों के बीच में ले जाएंगे कि एक पिछड़े वर्ग के नेता की हत्या हुई थी, उस मामले में जो वांछित या जो सजा याफ्ता व्यक्ति है उसको सरकार ने छोड़ दिया। तो यह जो पिछड़ों की राजनीति है वो और गर्म होगी। विजमा यादव भी इस मामले को, मुझे नहीं लगता है कि इसको स्वीकार कर लेंगी, और विजमा यादव भी इसको लेकर के जाएंगी ऊपर तक। नहीं, विजमा यादव ने आज कह दिया, अभी रिपोर्ट आप नहीं देख पाए, विजमा यादव ने, हमारे संवाददाता दिनेश सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उन्होंने आज इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह जाऊंगी। या मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ कि यह उनके पैरवी का ही परिणाम था कि इसमें लोगों को सजा हो पाई। अन्यथा अगर जोरदार पैरवी नहीं हुई होती तो ये स्थिति नहीं बनती कि कम मामला ट्रायल पर आता, सुनवाई हो जाती और सजा भी हो जाती। तो यह, और दूसरी चीज की, चूंकि विजमा यादव भी साधन संपन्न है और उनके पास भी एक अच्छा खासा क्लाउट है, तो पैरवी में वो पीछे नहीं रहेंगी। और चूंकि यह मामला इन करवरिया बंधुओं को सुनवाई के दौरान जमानत तक नहीं मिल पाई थी, सुप्रीम कोर्ट से कई बार उनकी जमानत खारिज हुई, और फिर बाद में अभी भी किसी भी अपीलीय न्यायालय से, चाहे हाईकोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट से, कोई इनको राहत नहीं मिल पाई। मेरा अपना मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लाभ तो मुझे नहीं लगता कोई हो पाएगा। कोई उदयभान करवरिया इतने बड़े नेता नहीं है और कोई इतना बड़ा असर मैं उनका नहीं मानता, बल्कि मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ होने की जो राजनीति है वो और जड़ पकड़ेगी और इसको और हवा मिलेगी। जी, आपने बड़ा लाइन खींच के कहा कि इतने बड़े नेता नहीं थे। आप सोचिए कि कलराज मिश्रा, तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष, ने कहा था कि मैं गवाही दूंगा, और वो गवाही देने के लिए गए, कोर्ट ने स्वीकार नहीं की। माना नहीं, कोर्ट ने कहा आपकी गवाही नहीं स्वीकार की जाएगी, क्योंकि उदयभान करवरिया अपने को यह साबित करना चाह रहे थे कि वो पूरे दिन, उस दिन कलराज मिश्रा के साथ थे। फिरोज जी, है तो मसला राजनीतिक, मेरी तो पूरी तरीके समझ में आया। क्या कोई गरीब आदमी
जो बंद होगा उसके लिए इतनी तत्परता दिखाती है क्या कोई सरकारें? पहले इसका सवाल, फिर आगे मैं राजनीति से जुड़ा सवाल पूछूं। देखिए, न्याय तो गरीबों के लिए रह ही नहीं गया है, दिखावा होता है। और बात जो कुछ हो रही है, मैं एक बात जोड़ दूं कि जिस समय ये हत्या हुई थी उस समय राजनीति के अपराधीकरण की बड़ी चर्चा हुई थी, और आज जब रिहाई हो रही है तो एक पंक्ति में मैं कहूं कि ये चर्चा अपराध के राजनीतिकरण पर होनी जरूरत है। बहुत बढ़िया। अब आप अपना जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो पूछ लें। दरअसल ये रिहाई बहुत ही पॉलिटिकल है। पूरा एक वर्ग मानता है, सुनील जी का अपना मत है, मैं उस पर बहस में नहीं जा रहा, कि अब बीजेपी प्रयागराज मंडल में जो ब्राह्मण बिखरा पड़ा है, वो वहां कहते हैं ना, एक गंगा पार है एक यमुना पार है, तो गंगा पार तो फूलपुर जीत लिया, यमुना पार हार गए और वहां उज्जवल रमण जीत आए। और ये वो सीट थी जो ब्राह्मण बाहुल्य थी। नहीं, तो बिल्कुल राजनीतिक प्रभाव अगर दृष्टिगत न रखते तो ये रिहाई का आदेश ही ना होता। ये रिहाई और पैरोल आजकल राजनीतिक अस्त्र बन चुके हैं। पंजाब का या मतलब हरियाणा का उदाहरण मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये प्रदेश पर है, लेकिन वो नहीं, आप दे सकते हैं बात, आप अपनी पत्रकार हैं, आप रख सकते हैं। राम रहीम के साथ जो होता है, जब भी चुनाव नजदीक आते हैं वो उनको एक पेरोल मिल जाता है। उसी तरह से इनको भी पिछले वर्ष अप्रैल में पेरोल दिया गया था, और मई में जब पेरोल समाप्ति की बात आई, इन्होंने फिर से जमानत का प्रयास किया। हाई कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्टली मना किया। तब संभवतः 12 मई की तारीख थी जब इन्हें मजबूरन जेल जाना पड़ा। तो पेरोल जैसी सुविधा भी आमजन के लिए नहीं रह गई है। ये रिहाई, और न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो सजायाफ्ता नहीं है, अंडर ट्रायल हैं, और उनकी जमानतें नहीं हो पा रही हैं और जेल भरी हुई हैं। तो हमारी न्याय प्रक्रिया पर बहुत बड़े न्यायिक सुधार पर बहुत जरूरत है। अभी जो दंड संहिता में संशोधन किया गया उसमें एक बिंदु ये जरूर आया है कि अब जो है वो मुकदमा वापस लेने के पूर्व जो है वो प्रतिपक्षी को भी सुना जाएगा। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान मुझे नजर नहीं आता कि इस तरह की समय पूर्व रिहाई पर भी प्रतिपक्षी को सुनने का कोई वैधानिक प्राविधान जो है वो हमारी न्याय संहिता में कहीं पर मौजूद है। रही बात आपने जो कही गंगा पार में, बेशक उनका प्रभाव क्षेत्र है, और ये माना जा रहा है कि यदि वो बाहर होते तो शायद उज्जवल रमण सिंह जो है वो इस सीट को उतनी आसानी से न जीत। और केवल जमुना पार ही नहीं बल्कि जो द्वाबे का इलाका है, अब जिसमें से अधिकांश भाग कौशाम्बी जिले के नाम से है, वहां पर भी अच्छा खासा प्रभाव इन बंधुओं का माना। इन बंधुओं का माना है। ठीक ठीक, अब बात पूरी कर लीजिए। इस समय में इसमें बहुत कंट्रोवर्सी या बहुत बहसबाजी नहीं है, मैं समझना चाह रहा हूं इलाहाबाद के आसपास की सियासत, और वहां पर जब जो आपने राजनीति के अपराधीकरण और अपराधीकरण के राजनीतिकरण की बात कही वो बड़ा है। कबूल जी, बात हो रही थी कि आनंदीबेन पटेल इतिहास रच देंगी उत्तर प्रदेश में। एक इतिहास तो रच ही दिया आज उन्होंने, मतलब 19 तारीख को रच ही दिया था, इसका मतलब। देखिए पुष्कर जी, ये बात तो सही है कि आनंदीबेन पटेल का जो है 29 जुलाई को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। क्या उनको दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बड़ा सवाल है कि उनको या विस्तार मिलेगा या दोबारा का कार्यकाल। हालांकि उत्तर प्रदेश में किसी भी गवर्नर को अब तक जो है दोबारा रिपीट नहीं किया गया, उनको दोबारा लगातार कॉल नहीं मिला है।
पहली चीज अब इनको मिलता है या नहीं। और भारतीय राजनीति में भी बहुत मुझे लगता है एक ही एक ऐसा उदाहरण मिलता है जिनको मिला है। लेकिन बात यह है कि उन्होंने क्या इतिहास रखा। निश्चित तौर पे जिस तरह से उदयभान करवरिया को आज जेल से रिहाई मिली है, निश्चित तौर पे ये तमाम राजनीतिक रूप से इसके जो खास तौर से सुनील शुक्ला जी कह रहे थे को खास तौर से जो भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी राजनीति को लेके बीजेपी अभी जो जिन चुनौतियों से गुजर रही है उसका उसे और सामना करना पड़ा। लेकिन बात असल ये है कि करवरिया बंधु खासतौर से उदयभान करवरिया जो जिनको विरासत में अपराध और सियासत दोनों मिला है। बाहुबल भी उनको विरासत में मिला है और सियासत भी उनको विरासत में मिली। जो खास तौर से अगर देखा जाए तो उनके बाबा थे, बाबा के बाद उनके पिताजी थे, पिताजी भी चुनाव लड़ते रहे हैं, उनके बाबा भी जो है बाहुबली माने जाते थे दबंगई में। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही हाँ आ रही तो माने जाते थे। तो उदयभान करवरिया खास तौर से आप देखेंगे कि इन सारे भाइयों में जो सबसे ज्यादा दबंगई थी वो उदयभान की ही थी, मतलब जिनको अगर माना जाए बाहुबली नेता के तौर पे माना जाए तो वो जो खासतौर से उदयभान करवरिया थे, जो सबसे पहले वो अपने परिवार के वो ऐसे शख्स थे जो लाल बत्ती गाड़ी जो है जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में लाने वाले वो है। और इनकी जो राजनीतिक कर्मभूमि अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि कौशाम्बी हुआ करती थी, जिस बात का अभी फिरोज भाई जिक्र कर रहे थे। दोआब का इलाका जो कौशाम्बी है वहीं से पहली बार जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं। इनके बाबा भी वहीं से चुनाव लड़ते रहे। वो भले ही हार जाते हैं हेमंत नंदन बहुगुणा के खिलाफ, लेकिन वो वहीं से चुनाव लड़ते हैं क्योंकि उनकी वो कर्म भूमि होती है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से दूसरी बात यह है कि आप जिस दौर में आप देखिए कि इनका जो दबंगई का वो खासतौर से प्रयागराज, कौशाम्बी ये इलाके में जो अपराध का और सियासत का बड़ा तगड़ा गठजोड़ रहा है। चाहे वो करवरिया बंधु हों या अतीक अहमद हों या फिर जवाहर पंडित, तीनों की अपनी अपनी दबंगई थी। तो अब तीनों के जो है एक दूसरे के उससे निकले हुए वो थे। अब बात है कि सबसे बड़ी बात ये है कि कौन किसके उस राजनीतिक शरण से। उदयभान करवरिया का राजनीतिक लिंक जो है बीजेपी के साथ शुरू से रहा है। वो मुरली मनोहर जोशी के करीबी नेताओं में से होते थे जो वहां के। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि जितने पाक साफ नेता हैं, चाहे वो सलीम शेरवानी हो या ये मुरली मनोहर जोशी, सब ने अपने अपने राजनीतिक अपराध में सबको किसी न किसी को जरूर पाला है। चाहे वो करवरिया बंधु को मुरली मनोहर जोशी ने पाला हो, निश्चित तौर पे ब्राह्मण थे, दोनों का कॉम्बिनेशन था। और बाद में जो आपने अभी जिक्र किया कि जो है कलराज मिश्रा, जो जब जवाहर पंडित की हत्या होती है और बिजमा यादव की शादी की मुझे लगता है 6 साल बाद ही हत्या हो गई थी, ये 5-6 साल के बाद ही 90 में शादी, 96 में हत्या हो गई थी। तो मुझे लगता है कि आप देखिए कि चीजें कैसे वो एक पूरा नेक्सस था 2002 में जब भाजपा के पूरे इलाहाबाद बेल्ट में कोई चुनाव नहीं जीता था तो उदयभान करवरिया ही जीतने में सफल रहे थे। तो उदयभान करवरिया की राजनीतिक वर्चस्व उस इलाके में दबंगाई के दम पे, बाहुबल के दम पे बनी। लेकिन बात अब है कि अगर अब खासतौर से 2014 के में जो उनको जेल होती है, जेल के बाद अब वो जिस तरह से वो बाहर आते हैं, आने के बाद जो खास तौर से उत्तर प्रदेश की सरकार जो इस बात को कह रही थी कि हम बाहुबलियों के खिलाफ नकेल कसते हैं, उस पे सवाल उठेगा कि जो अपराध में और खास तौर से उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस तरह से बाहुबलियों का मुझे लगता है खात्मा एक तरह से हो गया। कोई बहुत ज्यादा कोई बाहुबली राजनीति में वर्चस्व धीरे धीरे बहुत कम हो गया है, बड़ी संख्या में नहीं है।